नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात नौकरी और कमाई की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्वे बताता है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट 16.5% तक घट सकती है। इस दौरान टॉप कंपनियों की आय में 25% और शुद्ध लाभ में 55% तक की गिरावट आई है। इतना ही नहीं, एक सर्वे में यह भी बताया गया है कि जुलाई 2020 में वेतन वाली नौकरियों में करीब 80 लाख की कमी आई है। इसे कोरोना की मार कहें, लॉकडाउन का असर कहें या खस्ता हाल इकोनॉमी का संकट, रिपोर्ट्स बताती हैं कि अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। ये संकट आपके और हमारे घर तक पहुंच गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि घटती आय से पार पाने के लिए कंपनियों ने खर्च में कटौती शुरू कर दी है। इसका असर नौकरियों पर पड़ रहा है। इन सबके बीच औद्योगिक उत्पादन से जुड़े आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले दिन भी संकट भरे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या इकॉनमी अभी और बदहाल होगी? राजनीति में आज अगले आधे घंटे हम इसी सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जो अर्थशास्त्री हैं, और प्रोफेसर अमन अग्रवाल जो निदेशक हैं आईआईएफ के, वैभव अग्रवाल जो बीजेपी के नेता हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज आत्रेय थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल आपसे। जो एसबीआई का ये आकलन आया है कि 16.5% हमारी जो जीडीपी है उसमें गिरावट आ सकती है, और बाकी भी आपने ये सुना ही होगा कि करीब कंपनियों की आय 55% तक गिर गई है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए आप मौजूदा भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से आंकेंगे और भविष्य आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी, आप ठीक कह रहे हैं। आंकड़े जो नजर आ रहे हैं सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के आंकड़े आ रहे हैं। उसे क्लियर नजर आ रहा है कि सारे विश्व के अंदर जीडीपी ग्रोथ जो है फॉल करेगी। इनफैक्ट यूके ने तो कह दिया है कि वो रिसेशन में जा रहे हैं। 20% उनकी जीडीपी की गिरावट होने की उम्मीद उन्होंने लगाई है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब जगह आ रही है। हिंदुस्तान में भी कोई अलग देश नहीं है। विश्व के ग्लोबल विलेज जिसे हम कहते हैं उसका ही एक पार्ट है हिंदुस्तान भी। पर हिंदुस्तान के अंदर जो गिरावट है उसमें एक जो नई चीज देखने को मिली है, जो अलग अलग सरकारें, अलग अलग क्षेत्रों की सरकारें करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे हमने सजेस्ट किया था 2017 में नेशनल लेबर एक्सचेंज, रोजगार एक्सचेंज दिल्ली ने स्टार्ट किया। उसी के ऊपर जो है यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी नेशनल लेबर एक्सचेंज स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रीओरिएंटेशन ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर हो रहा है, न्यू मार्केट इमर्जेंस हो रही हैं, वो दिखाई देने पे पड़ रही हैं। तो कुछ नए चीजें जो देखने को मिल रही हैं, जो रीओरिएंटेशन हो रहा है वो भी साथ साथ देखने को मिल रहा है। जो ट्रेडिशनल तरीके से काम धंधा चल रहा था उसमें जरूर प्रॉब्लम आएगी, गिरावटें आएंगी। इसी तरीके से जो काफी सारी डेथ्स हुई हैं कोविड की वजह से, उसके अंदर भी जो उन लोगों की भी भरपाई करनी जरूरी पड़ेगी अलग अलग महकमों में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो सरकारी महकमे हो, उनकी भी वहां पे भरपाई की जाएगी। तो ये कहना कि सिर्फ ग्रोथ नहीं फॉल कर रहा है, ग्रोथ आगे रीओरिएंट करेगा। और ऐसे अलग अलग टाइम आए हैं विश्व के टाइम पे, हिंदुस्तान में भी आए हैं जहां पे ग्रोथ फॉल किया है और रीग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो इसको एक नए रीस्टार्ट की तरह देखा जाए, ना कि ये तरीके से देखा जाए कि जो है बहुत बड़ी महामारी कोई हमारे सर के ऊपर आ रही है। जी बिल्कुल, जो एक आप बात कह रहे हैं वो भी एक देखने का तरीका है। लेकिन अगर 12 से 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हों, और जो हाल है वो हमारे सामने है, किस तरह से इस समय डिप्रेशन और खुदकुशी के मसले बढ़ रहे हैं, वो सब बहुत ही एक भयानक स्थिति बनी हुई है। बहरहाल आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया में संकट है, लेकिन क्या पूरी दुनिया इसी तरह से निपट रही है जैसे भारत की सरकार निपट रही है? प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, आपसे जानना चाहेंगे। पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर हमारे सामने, और एसबीआई ने, जो कोई बाहरी किसी विपक्ष का मसला नहीं है, हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है 16.5% जीडीपी में गिरावट वो देख रहे हैं। इस आकलन को देखते हुए आप किस तरह से पूरी परिस्थिति का आकलन करेंगे? दो तीन बातें कहना चाहूंगा जी। पहली बात कि दुनिया में ये हो रहा है तो हमारे यहां भी ये हो रहा है। पहली चीज ये मैं बता देना चाहूंगा आपके श्रोतकों को कि जीडीपी की डी ग्रोथ हमारे देश में 40 साल से कभी नहीं हुई थी। हमारा बहुत गरीब देश है, पहली चीज। दूसरी चीज, यूके और सारे यूरोप के देशों में कोविड की पीक पहुंच चुकी है।
एक डेढ़ महीना पहले उनकी पीक कम हो गई है, न्यू केसेस कम होते चले जा रहे हैं। हमारे हमारे हम आसपास भी नहीं अपने पीक के। 22 में से 27 प्रदेश ऐसे हैं जो पीक के आसपास भी नहीं है, यही एसबीआई रिपोर्ट कह रही है। दूसरी बात, तीसरी बात, यूरोपीय देश जो पीक पार कर चुके हैं, कोविड की पीक पार कर चुके हैं, उनका स्टिमुलस और हमारा स्टिमुलस की आप तुलना कर लीजिए तो जमीन और आसमान का अंतर है। उनका स्टिमुलस बैंकिंग पे आधारित नहीं है, उनका स्टिमुलस फिस्कल स्टिमुलस है। हमारा स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस 1% ऑफ जीडीपी है, 9% जीडीपी का बैंकिंग सपोर्ट है। अरे बैंक लोन लेंगे क्यों? अगर वो देख रहे हैं कि महामारी की वजह से नौकरियां गई हैं, डिमांड कम हो रही है और बल्कि मुद्रास्फीति हो रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, ये साफ है। तो इसलिए ये कंपैरिजन करना, और फिर उसके ऊपर से आरबीआई स्वयं कह रहा है कि हमारे देश की जो विकास दर में गिरावट है वो 22 के अंत से पहले रुकने नहीं वाली। चौथी बात, पांचवी बात और आखिरी बात कि ये हम रीग्रोथ शब्द इस्तेमाल कर भी कैसे रहेंगे। पॉइंट यहां पर यह है कि 1920 में 19-20 के साल में जो ग्रोथ रेट हुई, वो ग्रोथ रेट तो छोड़ दीजिए, जो स्तर था जीडीपी का, वो स्तर वापस आने में हमको अभी 3 साल लगने हैं। तो ग्रोथ कौन की बात कर रहा है? ग्रोथ की कौन बात कर रहा है? यहां तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप वापस जाएंगे 22-23 में उस स्तर पे जो 19-20 वाला था। तो ग्रोथ की शब्द ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। अब एक डी ग्रोथ जो नया शब्द आया है, डी ग्रोथ, और जो बहुत भयावह है, क्योंकि भारत जैसे देश में डी ग्रोथ का मतलब है, जैसा बहुत अर्थशास्त्रियों ने रीग्रोथ समझा रहे थे। जी जी बिल्कुल। रीग्रोथ के अलावा रीग्रोथ तो अमन जी ने कहा, लेकिन डी ग्रोथ भी एक बड़ा शब्द आया है जो डराने वाला है, क्योंकि भारत में डी ग्रोथ का मतलब यह है यानी विकास दर का उल्टे होना, विकास का उल्टा पहिया घूमना। उसका मतलब यह है कि हमारे देश में पिछले जो 20-25 सालों में एक मध्य वर्ग विकसित हुआ है, जो गरीबी से बाहर आकर निम्न मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग से मध्य वर्ग की ओर गया है, उसकी गति वापस अब पहुंचेगी, जो शायद पूरे देश के लिए एक भयावह संकेत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं वैभव अग्रवाल जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत वैभव जी। वैभव जी, सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, आपने संतोष जी को सुना भी होगा, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, लेकिन जो 16.5% जीडीपी की ग्रोथ रेट में कमी की बात कही जा रही है, तो ऐसे में जाहिर है लोग सरकार की ओर देखेंगे, न सिर्फ इसलिए कि सरकार ऐसा क्या करे जिससे चीजें बेहतर हो, और ऐसा उसने क्या नहीं किया जिससे चीजें खराब हुई, और कैसे उन लोगों को ढाढ़स बंधेगा जिनकी नौकरियां जा रही हैं और उनकी तादाद करोड़ों में है। करोड़ों मतलब 12 से 14 करोड़। वैभव जी। बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, मेरा सभी को नमस्कार। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 2014 में। 2014 में जब हम आए और इकोनॉमी की दर हमारे पास रही, एक पर्टिकुलर तरीका था जिसके अंदर इकोनॉमी चल रही थी, हमने ये एक पारदर्शी रूप से दिमाग में ठानी कि हमें उस तरीके को बदलना है। हमने उस तरीके को बदलाव लाए, और पिछले 6 साल में भारत देश की इकोनॉमी ने और सोसाइटी ने सामाजिक तौर पे भी बहुत उतार चढ़ाव देखे। वो एक समय था जब पिछले 5 साल में भी नौकरियां कम थी और जो ग्रोथ इकोनॉमी थी वो ऊपर जा रही थी, लेकिन फिर इकोनॉमी की दर स्टेबलाइज हुई और नौकरियां वापस मिलने लगी। अभी तक हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मलाइजेशन, यानी जो इकोनॉमिक पॉलिसी रोल आउट होती है उसका एक समय होता है, 3 महीना, 6 महीना, नंबर ऑफ क्वार्टर्स होते हैं, 8 क्वार्टर, 20 क्वार्टर, 25 क्वार्टर। तो हर क्वार्टर वाइज एक पॉलिसी को रोल आउट करा जाता है, उसकी फॉर्मलाइजेशन होती है, और फॉर्मलाइजेशन के बाद उसका एक अमेंडमेंट भी किया जाता है, और वही हमने पिछले 6 साल में देखा है। अब पिछले 2 क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है अगर हम वो देखें तो केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में स्लंप आया है। अगर भारत में पिछले 6 साल में ही हमने मेक इन इंडिया का नारा लगाया
यानी पिछले 6 साल में हमारा पहले से ही एक आंकलन था कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा। यानी भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, भारत में कंजम्पशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, सप्लाई और डिमांड की जो अभी तक की पुराने ओल्ड स्कूल इकोनॉमी कहते हैं उसको मॉडर्नाइज्ड इकोनॉमी के अंदर, फॉर्मलाइज्ड वे के अंदर उतारना पड़ेगा। और उसकी वजह से बहुत उतार चढ़ाव हुए। इकोनॉमिक ग्राफ जो होता है, अगर हम केवल और नंबर्स की बात करें, और मैं राजनीतिक बात ही नहीं करूंगा, वो मैं अपने कुछ और दोस्तों के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इकोनॉमी का ग्राफ जो है वो कभी ऐसे नहीं चलता है। या तो इकोनॉमी का ग्राफ ऐसे होता है, या ऐसे होता है, या ऐसे होता है, या ऐसे होता है, यानी बिजली के करंट की तरह चलता है। या कभी आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होते हैं, साउंड वेव देखिएगा, जैसे आपकी रिकॉर्डिंग। वैभव जी थोड़ा संक्षिप्त करें क्योंकि समय की सीमा है, हम दोबारा आएंगे आपके पास। ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि जी बोलिए जी। तो मैं संक्षिप्त रूप में ये बोलूंगा कि बेशक आज के दौर में हमें ये देखने में लग रहा है कि पिछली 2 तिमाही में एक इकोनॉमिक रूप से भारत कमजोर हो सकता है, एक इकोनॉमिक रूप से, और कमजोरी का भी एक बहुत ज्यादा डेफिनेशंस है इंटरनेशनल। ठीक है, वो सारी डेफिनेशंस के लिए हमारे पास दो अर्थशास्त्री हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। हमने तो आपसे सीधे पूछा था, चूंकि आप सरकार के प्रवक्ता हैं, कि भाई 14 करोड़ लोगों की नौकरी गई और आपकी सरकार 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष दे रही थी, इस वायदे से आई थी। तो आप जो करिए इकोनॉमी का, आपको पूरा अधिकार है कि आप उसे जिस तरह से फॉर्मुलेट करें और ओल्ड स्कूल से बाहर निकलें और कोई नया स्कूल ले आएं, हार्वर्ड को आप हटा के हार्डवर्क पर जोर दें, ये पूरा आपका अधिकार है। लेकिन लोगों की नौकरियां गई हैं और उम्मीद बहुत कम है कि उन्हें दोबारा उनकी स्थिति मिलेगी, और ये बात अब हर तरफ से आ गई है। बहरहाल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अनुज यात्रे जी भी जुड़ गए हैं। तो अनुज जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं वैभव जी कि दरअसल आप लोग ओल्ड स्कूल के लोग थे, आप चीज़ों को ठीक से नहीं चला रहे थे, एक नई ज़रूरत थी, तो उन्होंने इकोनॉमी को नए तरीके से सजाया है। कुछ समस्याएं हो सकती हैं, और बिजली का जो वो ग्राफ उन्होंने दिखाया कि वो करंट का ग्राफ है और करंट लग गया थोड़ा, तो इतना परेशान होने की क्या बात है? देखिए, वैभव जी का जो उनका वक्तव्य है वो अपनी जगह अपने हिसाब से ठीक है। आंकड़ेबाजी में भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत माहिर हैं, और उसी आंकड़े को बाजीगारी करके ही तो ये लगातार 2 चुनाव जीतते हैं। और इनकी जब बातें सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे देश में बहुत कुछ अच्छा हो, हम लोग बहुत तेजी से प्रगति कर, हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन जो बोला था, शायद हम तक उस तक आकर खड़े हो। लेकिन जब जमीन पर जनता अपने आप को देखती है, पाती है, और जो चीज हकीकत में चल रहा है तो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बहुत तेजी से जो है पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ये 2014 से पहले की बात करते हैं, अगर मोदी जी के काल से पहले की बात करते हैं, और अगर मैं इनके 60 साल बनाम 60 महीने का जो नारा दिया है उन्होंने 2014 से 2019 की ही बात कर ले, तो उस 19 के जब चुनाव खत्म हुआ था और ये दोबारा जीते थे, तो 30 से 40% की मंदी हर क्षेत्र में आती, ये शायद इनको भी मालूम। तो ये 60 महीने आपके बीतने के बाद का आपने देश की जनता को जो दिया था, कौन से सेक्टर में मंदी नहीं थी? क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी नहीं आ चुकी थी? हम कोरोना की तो बात ही नहीं कर रहे, कोरोना काल की तो आप लोग कहेंगे कि इसकी वजह से हुआ है, हम उससे बहुत पहले की बात कि आपके हर सेक्टर में आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में तमाम जितनी भी इंडस्ट्रीज है, चाहे कार की हो, ट्रैक्टर की हो, मोटर बाइक की हो, सब लोगों ने अपने 30 से 40% की जो है अपनी प्रोडक्शन घटा दी, क्योंकि मार्केट में डिमांड थी। आप टेक्सटाइल में चले जाइए, टेक्सटाइल में कहीं कोई इतनी बुरी तरह से मंदी छाई हुई। आप रियल एस्टेट में देख लीजिए, रियल एस्टेट का तो ऐसा हाल हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का आगाज होते ही पूरे देश भर में रियल एस्टेट में ऐसी मंदी आ जाती है कि जैसे पूछो मत। लोग तमाम जो है बिल्डर्स जो है इस समय एक कर्जदार हुए पड़े हैं, और जो है बिल्डर बिल्कुल जनता को फ्लैट नहीं मिल रहा है, बिल्डर बना नहीं पा रहे। लेकिन उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक आपके आते ही क्या हो, किसानों की हालत, आपने किसानों के इतना कुछ बड़े बड़े सपने दिखाए थे, आज बता दीजिए क्या हो गया? 7 साल में आपने क्या किसानों की हालत बदल दी है? ठीक है, डिजिटलाइजेशन की बात करें, कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक चीज में इन्होंने जरूर, मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, मुझे समय कम दिया है पंकज जी। एक चीज में बहुत तेजी से हमारे देश में अपने जो ग्राफ बढ़ा चाहिए, वैभव जी ने अभी बिजली का करंट का ग्राफ दिखाया, तो वैभव जी जरा बता दीजिए कि 2014 से पहले हमारे देश के ऊपर कर्जा कितना था, विदेशी कर्जा, और ये इन 6 सालों में विदेशी कर्जा जो 70 सालों में की आप बात करते हैं, जितना 70 सालों में लिया उतना आपने 6 सालों में लिया। तो ये जरूर आपने करनी थी। मैं की बात करते हैं, चाइना से पलायन कर रहे हैं उद्योग, बता दीजिए कितने उद्योग, कितने देश हमारे देश में आने में चाहते हैं? ठीक है, वो सब आंकड़े हैं, बिल्कुल उस पर चर्चा लंबी हो सकती है, पर दिक्कत यह है कि आज मरीज परेशान है, उसकी जान सासत में है। अगर वो नहीं बचा तो आपकी तमाम दवाएं, तमाम जो पूरे प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए
आज क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था की, जो अब आम लोगों के घरों पर भारी पड़ रही है। उनकी नौकरियां जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है और तमाम तरह की दिक्कतें हैं। एसबीआई ने कह दिया है कि 16.5% आपकी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसमें कमी आ सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल और तमाम दूसरे गेस्ट। हम पहले अमन जी से ही पूछते हैं। अमन जी, सारी बातें हुई हमने जो पिछली बार की, हमने तमाम आंकड़े देखे, सब कुछ देखे, लेकिन दुनिया में जहां जहां ऐसा संकट है वहां की सरकारों ने कुछ उपाय किए हैं। उन उपायों से फौरी राहत मिली है और आज सबसे जरूरी वो फौरी राहत देने की है। क्या करे सरकार? बतौर अर्थशास्त्री आपकी क्या सलाह होगी जिससे इस संकट से फौरी रूप से हमें निजात मिल सके? अच्छी बात है। पहली बात तो ये कहना कि फिस्कल स्टिमुलस बिल्कुल नहीं दिया है सरकार ने, गलत रहेगा। सरकार ने डीबीटी ट्रांसफर्स भी किए हैं और भी यह कोशिश करी है, और सरकार अब ये कोशिश कर रही है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू रोजगार बढ़ा के एम्पावर करने के, लोगों को नए माध्यम निकालने की, नए व्यवसाय निकालने की, लोगों को बढ़ोतरी देने की मेरे विचार में ठीक रहेगी। कल परसों ही एक रिपोर्ट आई है फेडरल रिजर्व बैंक की, यूएसए की, जहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि जो उन्होंने फिस्कल स्टिमुलस किया है उससे रिलीफ की जगह जो बाहर इकोनॉमी और लोगों पे पड़ेगी अमेरिका के, वो अभी 6 महीने के ऊपर ही देखने को पड़ सकती है हमें। और ये चीज अनदेखी नहीं की जा सकती कि अगर एक्सटेंसिव फिस्कल स्टिमुलस किया जाता है उसका जो इम्पैक्ट है इस तरीके से है कि आप एकदम से फ्लश कर दें ब्लड लेकिन बॉडी के अंदर, उससे जो इम्पैक्ट होगा वो ब्लड प्रेशर वाला इम्पैक्ट होता है। तो जो सरकार जो हमने 3 साल पहले नीति आयोग भी उस पर काम कर रही थी, नेशनल लेबर एक्सचेंजेस के ऊपर सजेस्ट किया था। अब ये दिल्ली सरकार ने भी किया है, यूपी सरकार भी कर रही है और भी सरकारें कोशिश कर रही हैं। उसको लागू करके एक मैच मेकिंग अगर कर सके, जो व्यवसाय देना चाहते हैं और जो व्यवसाय चाहते हैं, चाहे वो 2 घंटे का व्यवसाय हो चाहे वो 8 घंटे का व्यवसाय हो, उसको देखते हुए एक वेल्थ क्रिएशन, ह्यूमन कैपिटल की बात करते हुए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से, अभी 4 दिन मैं बड़ा खुश हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो है मंडियों को किसान तक लेके जाएं। डीडी कृषि के ऊपर मेरा एक आधे घंटे का प्रोग्राम था 3 साल पहले, जिसमें ये कहा था कि मंडी को किसान तक लेके जाना होगा अगर उसकी बढ़ोतरी करनी है, उसकी इनकम डबल से ट्रिपल करनी है। अगर हम एग्रीकल्चर जो इस समय इकोनॉमी को ग्रो करेगी अगले 2 साल तक, बिकॉज एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी इस पीरियड में ग्रो कर रहा है, उसकी क्षमता बढ़ रही है, वो और भी बढ़ेगी बिकॉज काफी सारे लोग वापस चले गए हैं। वो एक बेस रहेगा हिंदुस्तान के लिए और हमेशा रहा है। लेकिन लोग गए, बाहर पलायन करके गए और फिर वापस आए। फिलहाल उनके पास क्या है? बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लोग वापस आ रहे हैं। संतोष जी, अभी जो कहा अमन अग्रवाल जी ने कि स्टिमुलस का सवाल या तमाम दुनिया का उदाहरण भी उन्होंने दिया, कितना सहमत हैं आप और क्या हो रहा है देश में? देखिए, सहमति में मैं नहीं जाना चाहता। मैं बड़ी सीधी सी बात आपको बता दूं कि 2008 में जब एक देश पर संकट आया था, इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उसका असर जो हमारे देश पे पड़ा था, उसमें फिस्कल स्टिमुलस, वो जो आपदा थी वो इसकी आधी भी नहीं थी, और उस आधी से कम आपदा में हमने माफ करिएगा, हमने लगभग 3.5% जीडीपी का फिस्कल स्टिमुलस दिया था। तो मैंने ये बात तो कही नहीं कि फिस्कल स्टिमुलस सरकार ने दिया नहीं है, 1% दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि वो नाकाफी है। नाकाफी इस वजह से है, माफ करिएगा,
क्योंकि ये आपदा कहीं ज्यादा विकट है और इससे कम बड़ी आपदा में, आर्थिक आपदा में हमने 3.5% जीडीपी का फिस्कल स्टिमुलस दिया था। इसलिए आवश्यक ये है कि आम आदमी के जेब में पैसा डाला जाए। जी, मिनिमम इनकम हम आते हैं आपके पास। काम नहीं चलेगा, गरीब को भी पैसा देना होगा। सिर्फ जिसके पास जमीन है उसको पैसे देने से काम नहीं चलने वाला है। मनरेगा से सिर्फ काम नहीं चलने। जी बिल्कुल संतोष जी, हम आएंगे आपके पास। आप हो सके तो पानी पी लें थोड़ा सा। वैभव जी, एक सवाल तो है कि आप किसानों के स्टिमुलस की बात होती है, यानी उनको मदद देने की बात होती है, मंडी तक जाने की बात हो रही, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बड़े पैमाने पे जिसकी पहले चर्चा की, जो एक शहरी गरीब था या निम्न मध्य वर्ग का आदमी था, उसको इस समय कैश की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, और वो पैसा उसे नहीं मिल रहा है। अगर उसके जेब में पैसा नहीं जाएगा तो बाजार नहीं जाएगा, बाजार नहीं जाएगा तो फिर डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो आपका उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा। ये बहुत सीधा सा मसला है। तो ऐसे में सरकार जो कर रही है वो बहुत नाकाफी महसूस किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? श्रीवास्तव साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन मैं 30 सेकंड लूंगा, जिसमें 10 सेकंड में लूंगा एक अपना दिली तमन्ना है मेरी एक पॉइंट रखने की। आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, और कोई भी मेरे पॉलिटिकल विद्वान जो है, मेरे प्रतिद्वंदी जो हैं इस समय, अनुज जी हैं, मैं उनसे भी एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जॉब क्रिएशन, रोजगार उत्पन्न करना क्या केवल केंद्र सरकार का काम है या वो प्रदेश सरकारों का भी काम है? और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस कार्य को सम्मिलित करते हैं। यदि हम इसका उत्तर अगर ढूंढ लें हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि ये सेंट्रल लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है, तो हम इस पारदर्शी रूप को, इस चीज को बहुत अच्छी तरह हम बात कर सकते हैं। और कौन से प्रदेश में कितना जॉब इंक्रीज किया वो भी आपको करना चाहिए, ये डेटा अवेलेबल है। अब आ जाए आपके प्रश्न पे। आपका प्रश्न ऐसा है कि वो बहुत इकोनॉमिक और बहुत आंकड़े ड्रिवन प्रश्न है, और बिल्कुल ठीक प्रश्न है। उसी के लिए 70,000 करोड़ के करीब डीबीटी हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको कहते हैं। अब यदि ऑपोजिशन के प्रदेश या ऑपोजिशन ये चाहती ही नहीं है कि बैंक अकाउंट खुले और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो और कैश बिचौलियों को दिया जाए और वो जाके बांटे, या एमएलए को फंड दे दिया जाए, एमएलए विड्रॉ करके कैश विड्रॉ कर दे, तो ये तो नहीं हो सकता। ये सरकार करप्शन तो नहीं करने देगी। अब हमें सबको पता है कि मनरेगा में भी करप्शन था जब कैश बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा था। आज से ऐसा तो पहले है नहीं कि भारत में कोई आपदा नहीं आई। आज से ऐसा तो है नहीं पहले कि किसी सरकार ने कैश बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किया। समय कम है वैभव जी, समय कम, हम करप्शन तो नहीं करने देंगे। ठीक है। आप यानी ये कह रहे हैं कि पैसा दिया, आप ये कह रहे हैं कि पैसा दिया तो करप्शन होगा, और राज्यों का जो सवाल है उनको आप महत्वपूर्ण देंगे, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं, ठीक है, आपकी बात समझ गए। तो डायरेक्ट बेनिफिट या जो भी आप कर रहे हैं वो सारा मिला के 1% है, जैसा संतोष मेहरोत्रा जी ने बताया। और 2008 में आप 3.5% जीडीपी का स्टिमुलस दे रहे थे। एक बड़ा सवाल उठाया है। आमतौर पर इस सवाल का कितना महत्व बनता है मैं नहीं जानता। राज्यों का सवाल 2014 के पहले कोई ये नहीं कहता था, जब चुनाव लड़ रहे थे मोदी जी, तो ये नहीं कहा था कि किस राज्य में कितनी नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हम पैदा करेंगे। लेकिन अब वैभव जी एक नया तर्क लाए हैं, जाहिर है उनका काम है, और बड़ा अच्छा उन्होंने एक कवर ड्राइव लगाया है। अनुज आत्रे जी, जवाब तो देना पड़ेगा। आप अपने राज्यों में देखिए, उनसे हम पूछ लेंगे। देखिए पंकज जी, निश्चित तौर पर इतनी बड़ी अच्छी बात होती है। हम ये से पहले तो इनको स्पष्ट कर देना चाहिए था कि जो मोदी जी ने जो 2014 में कहा था कि 2 करोड़ के हिसाब से 6 साल में अब तक 12 करोड़ नौकरियां आई, जो कि नहीं आई। और अगर राज्यों की भी बात करें तो 18 राज्यों में तो वैभव जी आप ही सरकार चल रही है, आपकी और आपकी अलायंस पार्टी की सरकार चले, तो आप ही बता दीजिए उन 18 राज्यों में से 2 करोड़ नौकरी हर साल के हिसाब से जो जाने की कितनी। बहरहाल आप फेल हैं तो अपनी स्वीकार कीजिए कि हम उस मामले में फेलियर हैं। बहाने नहीं बनाने चाहिए, आपको ये नहीं कहना चाहिए। देखिए, सरकार का काम ये नहीं होता बहाने बनाए। और आज भी 6 साल से आप सत्ता में रहने के बाद आज भी आप जो है कांग्रेस पार्टी से प्रश्न करते हैं, विपक्ष से प्रश्न पूछते हैं। ये तो इतिहास में पहली ऐसी सरकार हो जाएगी भाजपा की, मोदी जी की सरकार, जो अपनी जवाबदेही नहीं देती, अपनी जिम्मेदारी नहीं देती, अपना नहीं बताती हमने क्या किया। आज भी अपनी नाकामयाबियों के लिए, क्या इससे पहले की किसी प्रधानमंत्री से आपने सुना? 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, क्या उन्होंने कभी भी कोई अटल जी की सरकार की नाकामयाबी गिनाई कि उसकी वजह से हमको रिसेशन झेलना पड़ा, उसकी वजह से देश में हमारे तो तमाम परेशानी आई? यहां तक कि अटल जी ने भी कभी हमने नहीं सुना कि उन्होंने, लेकिन ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए थे। आज देखिए ना, आपने क्या दिया है? इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने इन 70 सालों में जो देश को जो कंपनीज बनाकर, नवरत्न कंपनीज बना के दी, आप बता दें क्या इन 6 सालों में कोई एक कंपनी आपकी सरकार ने बनाई है? लेकिन
बेचने का काम मत कीजिए। ठीक है, आपने देश में विकास ठीक है, किया, इतना आपने अनुज जी ईमानदारी रहने से दीजिए, कहा है। ये सारी रिजर्व बैंक बातें आ से गई हैं और पैसा समय लेने बहुत वाली- कम है। रिजर्व बैंक का रिजर्व पैसा लेने ठीक वाली है। आप ही की सरकार है। ठीक है, 2,25,000 करोड़ रुपए जो उससे पहले की बेईमान सरकारों ने जोड़ा था। अनुज आप जी उनसे एक पैसा ले छोटी सी लें। टिप्पणी आराम ले से- लें आराम हम, से- छोटी सी टिप्पणी प्रोफेसर मल्होत्रा से ले लें। आप जो बात कह रहे हैं वो आमतौर पर आप कहते हैं, बार बार कही जा रही है, अब ये देश सुनता है नहीं सुनता है एक अलग बात है, लेकिन संतोष जी अभी जो स्थिति पूरे आप देख रहे हैं, क्या कहें कि जो एक इंडिया स्टोरी थी उसमें कोई एक बड़ा विराम हमें देखने को मिल रहा है, अगले अध्याय कुछ कोरे नजर आ रहे हैं या चीजें जल्द संभल जाएंगी, आपको क्या लगता है? नहीं, ये 3 साल अभी नहीं संभलती, पहली बात। दूसरी बात, हम ये आपको याद दिला दें, आंकड़ों की सिर्फ बात करूंगा मैं, कि मेक इन इंडिया के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग एज अ शेयर ऑफ जीडीपी 17% था 2014 में, आज भी 17% है। पहली बात। दूसरी बात, इसी सिलसिले में मैन्युफैक्चरिंग का एम्प्लॉयमेंट शेयर घट गया है टोटल एम्प्लॉयमेंट में। तीसरी बात, टोटल मैन्युफैक्चरिंग का एम्प्लॉयमेंट जो 60 मिलियन था, 6 करोड़ था, वो 3 करोड़ घट करके 57 मिलियन हो गया था 6 साल के अंदर, 2018 में। और उसमें 19 में कोई बढ़ोतरी नहीं आई। तो मैं बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोविड से पहले ही स्थिति डामाडोल थी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर हमारी तिगुनी हो चुकी थी 6 साल के अंदर जी। और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से बढ़कर के 18% हो गई थी। और जहां तक ये स्टेट्स है कि सेंटर का रोल है, किसका रोल है, ये जॉब्स बनाना किसी सरकार का रोल नहीं है, ना ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, ना स्टेट स्टेट लिस्ट में है, ना सेंट्रल लिस्ट में। पॉइंट ये है कि सरकारों को मिलजुल करके ये माहौल बनाना चाहिए। यानी नीतियां असली चीज है कि इसे हम राज्य और केंद्र के उसमें न बांटें। नीतियां होती हैं जो किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को चमकाती हैं या गिराती हैं। क्या स्थिति है? आंकड़े कुछ बोल रहे हैं, कुछ आप अपने मोहल्ले के नौजवानों से भी बात करके देखिए, स्थिति कुछ गंभीर हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब इसमें शामिल हुए इस परिचर्चा में। और राजनीति में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।